सैंपल अटैक्स। हम इन अटैक्स के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम इन साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में केवल थोड़ा बहुत ही डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी की समस्या, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर की कोई कमी नहीं होती है जिनमें बग्स होते हैं, और ऐसे यूज़र्स की भी कोई कमी नहीं होती है जिनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यही कारण है कि साइबर क्रिमिनल्स आसानी से साइबर अटैक करके इससे पैसे कमा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स इसे पैसे कमाने का एक जरिया मानते हैं, और ज़्यादातर जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उसमें से ज़्यादातर पैसे के लिए किए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी साइबर अटैक्स होते हैं जो किसी खास इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए भी किए जाते हैं। साइबर क्राइम की दुनिया में कई सारे साइबर क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिनके पास बड़ी संख्या में कंप्यूटर्स का कंट्रोल है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किए गए इन कंप्यूटर्स को बॉटनेट्स कहते हैं। इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ मशीन्स का कंट्रोल है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मशीन को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण हो सकता है कि ये साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग आईपी एड्रेसेस चाहते हैं। इन्हें अलग अलग आईपी एड्रेसेस की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कंप्यूटर जो किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसका एक अलग ही आईपी एड्रेस होता है। वे इन आईपी एड्रेसेस का प्रयोग ऐसे ईमेल्स भेजने के लिए प्रयोग करते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर यूँ कहें कि स्पैम ईमेल भेजने के लिए करते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेसेस अलग अलग होते हैं, इस तरह के ईमेल्स को ब्लॉक करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये ईमेल्स अलग अलग आईपी एड्रेसेस से आ रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है बैंडविड्थ चुराना। बैंडविड्थ इंटरनेट डेटा की अमाउंट होती है जो कि आपके डेटा प्लान में उपलब्ध होती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी मशीन को कंट्रोल कर लेता है तो आपकी मशीन की जो बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ को वो अटैकर किसी दूसरी मशीन पर अटैक करने के लिए या फिर स्पैम मेल सेंड करने के लिए, दैट मीन्स इंटरनेट पर कोई भी काम करने के लिए प्रयोग कर सकता है। दूसरा कारण हो सकता है बैंडविड्थ चुराना। इससे पहले कि कोई परचेज हो, लगभग 12 मिलियन स्पैम मेल्स भेजने की ज़रूरत होती है। बॉटनेट्स का दूसरा प्रयोग हो सकता है डिनायल ऑफ सर्विस में। इसमें क्या होता है, एक बड़ी संख्या में किसी वेब सर्वर को एक ही समय पर रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। क्योंकि रिक्वेस्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि सर्वर इन सभी रिक्वेस्ट्स को हैंडल नहीं कर पाता है और वो किसी खास क्लाइंट को सर्विस डिनाई कर देता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डिनायल ऑफ सर्विस। इसी समय डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया जाता है। कुछ समय पहले एक सर्विस पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया गया था और इस सर्विस का नाम था डायन। जिस बॉटनेट की मदद से इस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को कैरी आउट किया गया था उसका नाम था मायरे। ये बेसिकली वेब कैम्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स में प्रयोग किया जाता था। हम कह सकते हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिन्हें हम IoT के नाम से भी जानते हैं, उन्हें भी प्रभावित कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम होती है। लगभग $20 लगते हैं 1 घंटे का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करने के लिए। ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्लिक फ्रॉड। आपने ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स के बारे में सुना होगा जो इंटरनेट पर पहले से मौजूद हैं, और यहाँ पर आप इन एडवर्टीजमेंट्स पर क्लिक करके पैसे कमा सकते हैं। बॉटनेट्स का प्रयोग फ्रॉड क्लिक्स क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। किसी दूसरी मशीन पर कंट्रोल पाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है उसकी मशीन पर कोई की लॉगर इंस्टॉल करना, जिससे कि उसकी निजी जानकारी को चुराया जा सके। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि की लॉगर्स प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर में बैकएंड में काम करते हैं, और हम जो कुछ भी अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं
ये उन की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं और जिसने भी उसे इंस्टॉल करने के लिए भेजा है उसके सर्वर पर ये उन की स्ट्रोक्स को भेजते हैं। इसकी मदद से आपके बैंकिंग पासवर्ड को भी चुराया जा सकता है। इसी तरह का एक मालवेयर है साइलेंट बैंकर। जब यूज़र बैंक को एक लॉगिन पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो बैंक उसे लॉगिन पेज भेजता है। साइलेंट बैंकर क्या करता है, अब ये उस पेज पर एक जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है और इसके बाद में जब आप उस लॉगिन पेज को सबमिट करते हैं तो जो भी आपने उस पेज पर, उस लॉगिन पेज पर पासवर्ड टाइप किया है वो अटैकर के पास पहुंच जाता है। एक बार अटैकर आपकी मशीन पर कोई मालवेयर या बैड प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है तो इसके बाद वो आसानी से आपके ब्राउज़र में कोई भी ऐड या दूसरी चीज़ें इंजेक्ट कर सकता है, क्योंकि अब आपकी मशीन का कंट्रोल उस अटैकर के पास है। मशीन्स पर कंट्रोल पाने का दूसरा कारण है उन आइसोलेटेड सिस्टम्स तक पहुंचना जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, अगर हमारी मशीन एयर गैप्ड है या यूँ कहें कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो हमें लगता है कि हमारी मशीन को हैक नहीं किया जा सकता या कोई भी अटैकर हमारी मशीन को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी तरह का एक अटैक हुआ था जिसका नाम है स्टक्सनेट। ये एक वोम था जो स्पेशली प्रोग्राम किया गया था। ये एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी से तीसरी मशीन और इसी तरह से आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे करके ये स्काडा सिस्टम तक पहुंच गया। ये स्काडा सिस्टम एक पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्लांट को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसने उन मशीन्स को धीमा कर दिया जो उस न्यूक्लियर प्लांट को कंट्रोल करते थे। सो इस वोम ने विंडोज़ 7 की वल्नरेबिलिटीज़ और सीमेंस PCS 7 स्काडा सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया और इसकी मदद से ये आगे बढ़ता गया। सर्वर साइड अटैक्स। कभी कभी सर्वर्स पर सीधे अटैक होता है। आमतौर पर इस तरह के अटैक फाइनेंशियल डेटा को चुराने के लिए किया जाता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है एक कंपनी पर अटैक जिसका नाम है टारगेट। इसमें लगभग 140 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स को चुराया गया था। इस अटैक में जो अटैकर्स थे वो एक ऐसे नेटवर्क के माध्यम से अंदर आए जो कि एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ होता था। क्योंकि ये नेटवर्क एयर कंडीशनिंग के लिए प्रयोग किया जाता था सो ये बहुत अच्छी तरीके से गार्ड नहीं किया गया था। इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अरोरा। इसमें चाइनीज़ हैकर्स ने अमेरिका के इलेक्ट्रिकल प्लांट्स को टारगेट किया था। किसी सर्वर को हैक करने का अगला कारण है ऐसी वेबसाइट्स को ऑनलाइन दिखाना जो मालवेयर फैलाती हैं। इस तरह के वेबसाइट्स बिल्कुल हूबहू एक्चुअल वेबसाइट्स की तरह ही दिखती हैं, लेकिन जब यूज़र इन वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इस तरह से ड्राइव बाय डाउनलोड्स होते हैं और ये मालवेयर को स्प्रेड करती हैं। सर्वर साइड अटैक्स के बाद अब चलिए बात करते हैं इनसाइडर अटैक्स के बारे में। अगली समस्या जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो है इनसाइडर अटैक्स। एक कंपनी जिसका नाम है प्राइस वाटर्स, इसने एक सर्वे किया और इसने ये पाया कि किसी भी कंपनी पर होने वाले अटैक्स में से 29% अटैक्स उस व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जो कि खुद कंपनी के अंदर के हैं। मतलब अंदर का ही कोई व्यक्ति कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक करता है और इसकी वजह से ये अटैक हो पाते हैं। बात करें अगर इनसाइडर अटैक्स के एग्जाम्पल की तो इसी तरह का एक अटैक हुआ था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हिडन ट्रैपडोर था क्योंकि इसके सोर्स कोड में एक लाइन ऐड कर दी गई थी। इस लाइन में इक्वल टू साइन था और नॉट इक्वल इक्वल था। सो ज़ीरो को चेक करने के बजाय ये यूज़र आईडी को ज़ीरो असाइन करने लगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि इससे पहले इसे कोई बड़ी समस्या होती, इस प्रॉब्लम का पता लगा लिया गया और इसे रोक दिया गया। एक और एग्जाम्पल है ब्रैडले का। वो एक डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो अपने साथ एक रीड राइट CD लेकर आए। ये CD बाहर से देखने पर एक म्यूज़िक CD की तरह लगती थी और उन्होंने इस CD पर डिफेंस सर्वर से बहुत सारा डेटा डाउनलोड कर लिया और इस तरह से डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई। इसी तरह से सैन फ्रांसिस्को शहर का एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था जो किसी बात को लेकर अपसेट हो गया
और इसकी वजह से उसने सिस्टम का रूट पासवर्ड ही चेंज कर दिया और इस पासवर्ड को किसी भी व्यक्ति को देने से मना कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि उस पूरे शहर की कार्यप्रणाली ठप पड़ गई और कामकाज बंद हो गए। इसी तरह के एक साइबर अटैक का एग्जाम्पल है यूबीएस बैंक का। इसमें एक एम्प्लॉय को $50,000 के बोनस के बजाय केवल $36,000 बोनस मिला, जिससे वो बहुत ही अपसेट हो गया और उसने एक लॉजिक बॉम्ब रख दिया। ये एक तरह का प्रोग्राम था जो एक निश्चित समय पर ही ट्रिगर होता था। इसका मकसद था इम्पॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट करना और मेन सर्वर के अलावा लगभग 400 ब्रांचेस को प्रभावित करना। अच्छी बात ये रही कि वो पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। इन साइबर अटैक्स से जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया और जिनके बारे में हमने जाना, हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कुछ इस तरह का होना चाहिए कि अगर कोई अंदर का व्यक्ति भी है तो वो भी हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि अगर वो व्यक्ति अंदर का है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा। मगर हमें सिक्योरिटी को क्रिएट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाएँ।